नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार मतलब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड रिफॉर्म्स इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें जो नोट दिया गया है उसको देखते हैं कि राष्ट्रीयकरण होता क्या है। राष्ट्रीयकरण निजी तौर पर नियंत्रित सरकार कंपनियों, उद्योगों या संपत्तियों को सरकार के नियंत्रण में लाने की प्रक्रिया है। तो इंडिया जब आज़ाद हुआ था उस समय जो बैंकिंग सेक्टर था वो प्राइवेट हाथों में था। तो सरकार ने जो पॉलिसी अप्लाई थी सोशलिज्म का रसिया से, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया कई स्टेजेज में। तो जो प्राइवेट बैंक थे उनको सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत लाना, सरकारी कंट्रोल के अंतर्गत लाना ही राष्ट्रीयकरण कहलाता है। तो सबसे पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को। और 1 जुलाई 1955 को जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी एसबीआई, उसको सरकार के नियंत्रण में लाया गया था। और अगला पॉइंट भी याद रखना है कि इस समय देश का सबसे बड़ा जो कॉमर्शियल बैंक है मतलब व्यावसायिक बैंक वो एसबीआई है। मार्केट कैपिटल के हिसाब से बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो हो गया ये इन दो बैंकों के अलावा जब बड़े पैमाने पे नेशनलाइजेशन हुआ तो वो हुआ पहली बार 19 जुलाई 1969 को। इसके अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और शर्त क्या थी? उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिनका जो जमा पूंजी या बाजार मूल्य था वो 50 करोड़ या उससे अधिक था। तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। कब हुआ? 1969 को। कितने बैंकों का हुआ? 14 बैंकों का। और जो शर्त थी वो थी कि उनका जो मार्केट कैपिटल है वो 50 करोड़ या उससे अधिक। ये रुपए की बात हो रही है। जो 1969 का बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। ये भी पॉइंट याद रखना है। जो दूसरी बार नेशनलाइजेशन हुआ वो 15 अप्रैल 1980 को हुआ। 6 बैंकों का हुआ था उस समय। और उस समय जो शर्त रखी गई थी वो थी कि उनका जो बाजार मूल्य है वो 200 करोड़ या इससे अधिक होना चाहिए। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। दूसरा जो राष्ट्रीयकरण वो 1980 में हुआ, 6 बैंकों का हुआ जिनकी बाजार पूंजी वो थी 200 करोड़ या इससे अधिक। और 1980 के नेशनलाइजेशन के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। तीसरा जो नेशनलाइजेशन है वो अगस्त 2019 में हुआ। इसमें 10 बैंकों को नेशनलाइजेशन ना बोलेंगे, इसको बोलेंगे विलय। तो 10 बैंकों को 4 बैंकों में विलय हो गया। तो मतलब 10 से वो 4 रह गई। तो इस समय जो भारत में राष्ट्रीयकृत मतलब नेशनलाइज बैंकों की संख्या है वो 12 है। तो ये आपको याद रखना है पॉइंट कि भारत में इस समय राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या 12 है। इनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं: भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। बाजार मूल्य के हिसाब से ये 3 सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक हैं या व्यावसायिक बैंक भारत की। चौथे नंबर पे केनरा बैंक, फिर यूनियन बैंक, फिर इंडियन बैंक, फिर इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक, फिर पंजाब एंड सिंध बैंक, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र और फिर लास्ट में है यूको बैंक। तो ये 12 बैंकों को आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई के बारे में। तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है मतलब सेंट्रल बैंक है। इसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं। एक ही सेंट्रल बैंक है भारत का, वो है आरबीआई। और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी बोलते हैं, बैंक ऑफ बैंक्स। अगला पॉइंट दिया गया है कि यह नोटों का निर्गमन करता है मतलब नोट छापने का जो काम है कि कितने क्वांटिटी में छापे जाएंगे, इसकी जो निर्धारण है वो आरबीआई करता है। अगला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1 रुपये का जो नोट होता है, मैं सिक्के की बात नहीं कर रहा, नोट की बात कर रहा हूँ। अभी पता नहीं छप रहा है कि नहीं, लेकिन जो 1 रुपये का नोट होता है वो भारत सरकार जारी करती है। और उसमें जो साइन होते हैं वो वित्त सचिव मतलब फिनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। 1 रुपये के अलावा जितने भी नोट होते हैं उसमें साइन होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर के। उस समय जो गवर्नर होंगे, जब वो नोट छपा होगा तो उस समय के रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं। ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं।
अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह देश में मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण करता है। मनी से आप याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति। अगला पॉइंट है कि यह साख या ऋण का भी नियंत्रण करता है, कि जो बैंकों द्वारा ऋण दिया जा रहा है ना, उस पर भी कंट्रोल रखता है कि एक निश्चित सीमा से ज़्यादा जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो लोन नहीं दे सकती हैं। आरबीआई के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला है, मतलब ये दिया गया है कि 1926 में हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा पर आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसको स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन पहले आ चुका है कि किस समिति की अनुशंसा पे आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो वो थी हिल्टन यंग समिति, ये याद रखना है। किस एक्ट के तहत हुई थी? आरबीआई एक्ट 1934। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए। और उस समय पे इसका हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था, मुख्यालय जो था वो कलकत्ता में था। और 1937 में इसका मुख्यालय कलकत्ता से ट्रांसफ़र करके मुंबई कर दिया गया। तो इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है कि कब आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट किया गया, तो ये 1937 में किया गया। और आरबीआई के गवर्नर के बारे में हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। 3 याद रखना है, पहले कौन थे और पहले भारतीय कौन थे और इस समय कौन है। तो पहले आरबीआई के गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। सीडी से याद रखना, और देशमुख से ऐसे आप बता रहा हूँ कैसे याद रखोगे। मुंबई में हेडक्वार्टर है। और रितेश देशमुख लोग जो है ना, ये महाराष्ट्र में रहते हैं, तो इससे आप याद रखना सीडी देशमुख। वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनका भी नाम याद रखना है आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष यहाँ पे लिखे हुए हैं दिनेश कुमार खारा, इनका नाम भी याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में फैक्ट देखेंगे, क्या क्या आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब रीजनल रूरल बैंक, तो इनको शॉर्ट में बोलते हैं आरआरबी। तो जो आरआरबीज हैं उनकी स्थापना 1975 में, मतलब 26 सितंबर को प्रख्यापित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधान के तहत किया गया। तो जो भारत में पहली बार ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी वो किस एक्ट के तहत हुई थी? एक्ट, अधिनियम को इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं। तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत पहली बार 2 अक्टूबर 1975 को 5 आरआरबीज की स्थापना हुई। तो जो 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबीज की स्थापना हुई थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के उद्देश्य से इनकी स्थापना की गई थी। तो जो आरआरबीज को स्थापित बनाने का मुख्य एम था कि जो इसीलिए आपको पता होगा कि जो ग्रामीण बैंक के नाम से बैंक होती हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में होती हैं, और इनका जो उद्देश्य होता है वो ग्रामीण जनता को विभिन्न योजनाएं जो सरकार की होती हैं उससे जोड़ना, डायरेक्ट उसका फ़ायदा पहुंचाना और कम ब्याज में उनको वित्त उपलब्ध कराना, पैसा उपलब्ध कराना इनका मुख्य लक्ष्य रहता है। अब आरआरबीज में हिस्सेदारी देख लेते हैं। तो जो आरआरबीज होती हैं उनका मतलब जो संगठन होता है वो किस तरह से होता है। तो उनमें 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है, 35% हिस्सेदारी स्पॉन्सर बैंक की होती है। जैसे आपने सुना होगा नाम बैंक ऑफ बड़ौदा, उत्तर पूर्वी ग्रामीण बैंक। तो इसमें ग्रामीण बैंक की जो स्पॉन्सर बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा आगे लगा रहता है। तो उसकी हिस्सेदारी होगी 35% और इसको बोलते हैं स्पॉन्सर बैंक। और जो 15% हिस्सेदारी है कि वो बैंक जिस राज्य में है उस राज्य सरकार की 15% होती है। तो 50, 35, 15 ये भी याद रखना है आपको। अब एसबीआई द्वारा प्रायोजित बैंक हम लोग देख लेते हैं, अदर बैंक का सब देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित मतलब स्पॉन्सर्ड आरआरबी हैं वो इस समय 14 हैं, जो 4725 जिनकी ब्रांचेज हैं और 217 जिलों में विदेश के काम कर रही हैं। तो ये हो गए हैं आरआरबी से रिलेटेड फैक्ट। अब हम लोग देखते हैं सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंकों को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। तो सहकारी बैंकों का जो स्वामित्व ऑनरशिप होती है और कंट्रोल होता है वो
इसके मेंबर के पास ही रहता है। ये सहकारी बैंक आपस में कुछ लोग मिलके इसका निर्माण करते हैं और अपने में से ही उसका जो मतलब पद होते हैं, अलग अलग पदों में कौन काम करेगा उनका चुनाव करते हैं, जो लोकतांत्रिक रूप से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं, तो उसको निदेशक मंडल बोलते हैं। सहकारी बैंक का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो लाभ कमाना नहीं होता, वो होता है कि जो अपने सदस्य हैं ना उनको बेहतर उत्पाद और सर्विसेज प्रोवाइड कराना। क्या होता है कि अलग अलग लोगों के पास उतनी पूंजी नहीं होती है, तो वो आपस में कोऑपरेटिव बनाते हैं जिससे एक निश्चित पूंजी सभी लोग जमा करते हैं। तो जो कोऑपरेटिव बैंक बनी उसके पास काफ़ी पूंजी हो जाती है, तो उसका उपयोग अलग अलग समय पर अलग अलग जो इसके मेंबर्स हैं वो करते हैं। आरआरबीज का जो विनियमन है, रेगुलराइजेशन है, वो आरबीआई द्वारा होता है। तो ये भी याद रखना है कि जो कोऑपरेटिव बैंक, अभी मैं शायद आरआरबी बोल गया, तो आरआरबी नहीं, कोऑपरेटिव बैंक जो ये सहकारी जो बैंक होती हैं उनका रेगुलेशन आरबीआई द्वारा होता है। किसकी? और बैंकिंग विनियमन 1949, ये आपको याद रखना है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और बैंकिंग एक्ट 1965, इन दोनों के तहत सहकारी बैंकों का रेगुलेशन होता है। इन दोनों एक्ट को आपको याद रखना है। और जो सहकारी बैंक है वो रजिस्टर्ड कहाँ होते हैं, किस हिसाब से होते हैं? वो सहकारी समिति अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होते हैं और ये 3 स्तर पर काम करते हैं, राज्य स्तर, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और लोकल लेवल। 3 लेवल याद रखने हैं। और सहकारी समिति अधिनियम द्वारा पंजीकृत होते हैं, मतलब रजिस्टर्ड होते हैं, ये भी याद रखना है। तो ये हो गया सहकारी बैंक से रिलेटेड फैक्ट। अब हम लोग देखते हैं नाबार्ड। तो जो नाबार्ड है उसको जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो जो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है और स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, ये सब फैक्ट पे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और यह कृषि के लिए जो ऋण देती है उसकी सर्वोच्च संस्था है। तो ये पॉइंट याद रखना है, नाबार्ड के जैसे नाम में ही छिपा है कि कृषि के लिए जो लोन करने वाली संस्थाएं हैं उनमें सबसे ऊपर यही है। तो ये नाबार्ड के बारे में आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं। अगला है सिडबी, SIDBI, मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलेंगे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना 5 अप्रैल 1990 को हुई थी। स्थापना कब हुई थी और कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्य लक्ष्य या काम क्या है, ये बस 3 चीज़ें याद रखनी है। तो मुख्यालय सिडबी का लखनऊ में है और इसका जो काम है वो MSMEज मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम एंटरप्राइजेज को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे बैंकिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म्स, इस पे क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे रेपो रेट। पता नहीं कितने बार इस पे क्वेश्चन बना, तो कि रेपो रेट ये क्या होती है और इस समय वो रेट कितनी चल रही, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जो रेपो रेट चल रही है इस समय, अच्छा पहले तो इसकी डेफिनीशन देखते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि कम समय के लिए आरबीआई बैंकों को जिस दर पर, जिस ब्याज दर पे पैसा देती है उधार, जो बैंकें हैं ना वो आरबीआई से पैसा लेती हैं, तो जिस ब्याज दर पर बैंकें आरबीआई से पैसा कम समय के लिए लेती हैं उसको रेपो रेट बोलते हैं। और इस समय जो रेपो रेट है वो 5.4% है। इन पे आपको घबराना नहीं है। 3 महीने मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर लास्ट तक अभी 3 महीने में आपको पॉलिसी आती है। यदि इसके बाद चेंज होगी तो आप आरबीआई की साइट में जाके नीचे देख लेना, करंट रेट का एक रहता है, उस पर क्लिक कर लेना। लेकिन अभी मैं ये कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 16-17 सितंबर जो अभी है ना, तो अभी करंट रेपो रेट है वो 5.4% है। अब रिवर्स रेपो रेट देखते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट ये होता है कि जो बैंकें होती हैं वो पैसा उसका कुछ मतलब जो बैंकों का पैसा है उसका एक फिक्स पार्ट वो उनको आरबीआई के पास रखना होता है। तो आरबीआई जिस रेट पे मतलब जिस ब्याज दर पे वो पैसा अपने पास रखती है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट के जस्ट उल्टा है कि आरबीआई ने बैंकों को किस ब्याज दर पे दिया और बैंकों
का पैसा आरबीआई के पास किस ब्याज दर पे है, तो जो आरबीआई ब्याज दर दे रही है वो है 3.35%। सीधी सी बात है, कम होगा रिवर्स रेपो रेट, तो ये है 3.35%। आगे है बैंक रेट। अब रेपो रेट और बैंक रेट में बस इतना ही फ़र्क है कि जो बैंक रेट है उसमें आरबीआई लंबे समय के लिए जो पैसा देती है बैंकों को जिस ब्याज दर पे, उसको बैंक रेट बोलते हैं। तो बैंक रेट इस समय है 5.65%, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं नकद आरक्षित अनुपात, CRR जिसको बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, इंग्लिश में याद रखो तो ज़्यादा सही है। तो जो CRR है कैश रिजर्व रेशियो है। तो अभी मैंने बताया कि बैंकों को अपने पास जो जमा राशि है उसका कुछ हिस्सा व्यावसायिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा कराना होता है। तो वो परसेंट कितना है, यहाँ पे ब्याज की बात नहीं है, वो रेशियो की बात है कि वो कितना परसेंट है। तो वो 4.5% तो जो CRR है वो है इस समय 4.5% कैश रिजर्व रेशियो। अब लास्ट में है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो बैंकों की समग्र जमाओं का वह अनुपात जो उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सोना, नकदी जैसी चल और सुरक्षित संपत्तियों के रूप में रखना होता है। जो ये है ना, वो पैसा है जो बैंकों को अपने पास रखना होता है। वो कैश हो सकता है और सोना के फॉर्म में हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में हो सकता है, या प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो सकता है। तो ये इस समय जो SLR है वो चल रहा है 18%। तो ये आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। इसमें से ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आएगा, ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे फैक्ट हैं, इन्हीं को आप रिवाइज लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।